11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, संडे है ना, वेक्टर और 3D दोनों। हाँ, वो कर लेंगे, अभी तो बनाऊंगा। 11 पॉइंट है ना, 11.2 नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं अभी। अब अच्छे से वेक्टर वगैरह तैयार कर लेना, ये स्टडी भी आएगी। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दैट लाइन। कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से तो पास कर। देखो ऐसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं हर एक में फिगर बनाऊंगा, थोड़ा तुम लोगों को समझ में आए बातें। कह रहा आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करती है एक पॉइंट से और पैरेलल है एक और लाइन के। ठीक है ना, पैरेलल है एक और लाइन के, ऐसे। ठीक, तो लाइन का जो पासिंग पॉइंट दे रखा है बेटा, सपोज वो पॉइंट हमारे पास P हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2 4 -5, -2 4 -5, और जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन दे रखी है x + 3/3 y - 4/5 और z + 8/6। ठीक है ना, मतलब अब आप ये देख लो कि लाइन के पासिंग पॉइंट अगर आपको मिल गए तो बस हमें किसकी जरूरत है, लाइन की डायरेक्शन की जरूरत है, तभी इक्वेशन बन पाएगी। इक्वेशन उसने कौन सी पूछी है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर नहीं पूछी। तो हमेशा ये याद रखो कि जब ये कह रहा है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो इस लाइन के डायरेक्शंस हैं वही इसकी डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, 3 5 6। डायरेक्शन से पहले हमें क्या नोटिस करना है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देख लो 1 है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इतना देखना जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर ही देखना जरूरी है। तो ये मुझे डी आर्स मिल गए और ये मुझे क्या मिल गए, पासिंग पॉइंट। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करूं बेटा, तो x - x1 यानी x + 2/3, y - y1 y - 4/5, z - z1 z + 5/6। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। अगर वेक्टर पूछता तो क्या करते, वेक्टर r = -2i कैप +4j कैप -5k कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, वेक्टर ए हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हो गया, 3i कैप +5j कैप +6k कैप। कन्वर्ट करना आ गया, समझ में आया। कार्टेशियन से वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर से कार्टेशियन आना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं। और बाकी अगर वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करता कि वेक्टर इक्वेशन बतानी है, कार्टेशियन इक्वेशन बतानी, सिर्फ कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कोई भी लिख सकते हैं, तब दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, चाहे वेक्टर लिखो चाहे कार्टेशियन। अगला बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, राइट इट्स वेक्टर इक्वेशन। 7 तो सिंपल है ना, पासिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, 5 -4 और 6, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 हो जाएगा ना। ठीक है, 8th बेटा, एंगल बिटवीन 2 पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा, वेक्टर b1 डॉट b2, b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। अगला 10th, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है बल्कि ये क्वेश्चन,
या 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है ना। अब नहीं, 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, दीज लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। लाइन L1, पहले आप लाइन L1 को ध्यान से पढ़ो। देखो 1 माइनस एक्स, 7y माइनस 14, z माइनस 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब देखो मैं इसको डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जो कि बार बार ना लिखना पड़े। मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 बन जाएगा, और उस माइनस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो तो नीचे आ गया -3। क्या सही है? सब कुछ वहां से हटा के डिनोमिनेटर में ले आना है, ठीक है ना। ऊपर से बेटा 7 कॉमन ले लेंगे। अब 7 को कैसे शिफ्ट करोगे, ये बन गया y माइनस 2, और ये बन गया हमारे पास 2p/7, 2p/7, और तीसरा हो गया z माइनस 3/2। अब देखो सही लिखा है, समझ में आ गया सबको। 7 को कॉमन लिया, सीधे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, ठीक है ना। लाइन L2 की बात करें तो -7 कॉमन लो, x माइनस 1 अपॉन -3p/7 हो गया, और y माइनस 5 अपॉन 1 सही है। 6 माइनस z है बेटा, माइनस कॉमन ले लो, z माइनस 6 अपॉन कितना हो गया, -5। क्या सबको समझ में आ गया? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना आ गया। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो रिलेशन कहां पर होता है, उनके डायरेक्शन में। L1 परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या हो गया, 0। तो लिख दूं सीधे, ये आ गया 9p/7 और प्लस 2p/7 और -10 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है बेटा। 9 और 2 11p/7 इज इक्वल टू 10, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 70/11। चेक करो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। MCQ में आएगा। ये रहा 9 और 2 11, ये रहा ना A1 इंटू A2 -3 इंटू -3p/7, B1 इंटू B2 2p इंटू 1 2p/7 इंटू 1, और C1/C2, ठीक है। और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सबसे पहले इसे वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर दो। तो यानी हमारा बन गया वेक्टर r इज इक्वल टू -i कैप -j कैप -k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 7i -6j प्लस k कैप। बना लिया। दूसरी इक्वेशन बेटा, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू टाइम्स 1i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर b1 b2 मिल गया, a1 a2 मिल गया, उसके बाद सीधा फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड। कर लोगे ना। हमेशा वेक्टर में ही कन्वर्ट करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। ये तो साफ ही पता चल रहा है ना, वो खुद को देखना है। पैरेलल होता तो हम डिस्टेंस निकालते, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 के अंदर देखो आई कैप जे कैप के कैप को देखते हो अगर आप, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दिख रही है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक टी है और एक एस है। तो जो लैम्डा और म्यू का काम करेंगे वो टी और एस करेंगे। तो आपने पहले सारे ब्रैकेट खोल लेने हैं, 1i माइनस टी आई, टी जे माइनस 2j, 3k माइनस 2t के कैप। अब क्या करना है, टी वाले एक तरफ रख के टी को कॉमन ले लेना है, और बाकी विदाउट टी वाले ए की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वेक्टर ए हो गया जो बिना टी के हैं, और जो वेक्टर बी हो गया वो टी के साथ वाले हो गए। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में एस वाले अलग कर लो और विदाउट एस वाले अलग कर लो। तो वेक्टर A2 हो गया, और एस के साथ क्या हो गया, वेक्टर B2 हो गया। उसके बाद फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लोगे, ठीक है। खत्म ये एक्सरसाइज। अब आ जाओ मिसलेनियस पर। सारे क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। एक जो मुश्किल था वो कर ही लिया। थर्ड क्वेश्चन यही सेम परपेंडिकुलर वाला है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है, ठीक है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे। चलो अब मुझे दो बुकलेट, अब मैं कराता हूँ थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनको हमें करना है, पक्का पेपर में उसने आना ही है। समझ गए?
बताता हूँ। क्योंकि बिना उनको किए 3D खत्म नहीं हो। चलो बच्चों, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन इसके पढ़ने शुरू करता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है। अभी मार्क करते रहना, फिर पूरी बुकलेट करके लाना, ठीक है ना। देखो एक ही वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 2 मार्कर पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कह रहा अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल माने जाएंगे, क्योंकि लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बना रही है। तो हमें ये पता है कि जब डायरेक्शन एंगल होते हैं तो उनका रिलेशन कोसाइन के साथ होता है, साइन के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है? कोसाइन के साथ होता है, साइन के साथ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर जो ये साइन है इसको कोसाइन में चेंज कर लेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। हाँ बेटा, कौन से? तो उसका फायदा कुछ नहीं है ना। किसकी? हमें इस पूरे रिलेशन की वैल्यू निकालनी है। हाँ तो क्या करेंगे? हाँ किनकी 1 के बराबर होती है? हाँ, उससे साइन बनाना चाहते हो, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। 1 2 3 हो गया बेटा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या आ गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और भी आ जाता है, 2 कॉस बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस गामा। तो अब 2 कॉस अल्फा, सॉरी कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा। तो हाँ 2, हाँ बिल्कुल नहीं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और ढूंढ रहा हूँ, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये 2 नंबर का था। हाँ एक पहला ही क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सेस। बताओ इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सेस। रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम एक्स एक्सेस। समझ गए? तो हाँ, ये वाला जो डिस्टेंस होता है बेटा, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी एक्सिस से निकालना है, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट हो गया पी ए बी सी, तो जो भी डिस्टेंस निकालते हो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आप लोगे, जैसे एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा A00, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यही आएगा। वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा? 0B0, और जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा? 00C। अब कह रहा है इसका डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से बताना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखो a माइनस A0 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो सीधा याद रखना है, अगर x एक्सिस है तो इसको छोड़ दो, x वाले को t स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और y एक्सिस से कहे तो रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, z एक्सिस से बोले तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म। ये शायद हमने 11th में भी किया था, ठीक है। 10th में कहाँ 3D आ गई? हाँ वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट एक है, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी लिख दिए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, 3 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कह रहा फाइंड द इमेज यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन दिस लाइन, ठीक है ना। जो लाइन अभी लिखी है यहां पर, इस पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यहीं से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा।
हम बात कर रहे हैं 3 मार्कर के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 की, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना या इमेज गिवन हो पॉइंट निकालना, एक ही बात है। आपको एक लाइन गिवन है, ये लाइन काम कर रही है एक मिरर की तरह, और इस लाइन की आपको जनरल इक्वेशन गिवन है। इस लाइन की जनरल इक्वेशन है x/1 इज इक्वल टू y-1/2, y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट की आपको इमेज निकालनी है। ये हमारे पास मान लो पॉइंट P हो गया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 7, 4, -3। क्या कोऑर्डिनेट है? 7, 4 और -3। क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ इसकी इमेज क्या होगी। क्या निकालनी है हमें? इसकी इमेज। इमेज का मतलब ये है कि ये लाइन क्या आएगी, इमेज वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी इस पे और आगे रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? Q हो गया, और इस पॉइंट को मैं R मान रहा हूं। हमें कोऑर्डिनेट किसके फाइंड आउट करने? हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल ऐसा ही क्वेश्चन आता है लगभग, ठीक है ना। और कोई थोड़ा बड़ा चेंज होगा तो वो भी इसी से रिलेट ही करेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पॉइंट P और ये लाइन एज अ मिरर है। क्या करता है कि कई बार ये जो लाइन है इसको वेक्टर इक्वेशन में दे देगा, तब भी आपको इसे पहले कार्टीजियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कार्टीजियन में चेंज करना है, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसमें से एक पॉइंट ये Q भी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही है ना। अब वर्किंग रूल क्या होगा? सबसे पहले आपको जो ये Q पॉइंट है इसको एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना है इसकी हेल्प से कि Q का पॉइंट क्या बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? लेट x/1 y-1/2 z-2/3 इज इक्वल टू K कंसीडर कर लेंगे। कर लिया। दिस इंप्लाइज, अब x की वैल्यू हमारे पास K आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2K + 1। ये पता चल रहा है y-1/2 इज इक्वल टू K। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 उधर जाके ऐड हो गया। तीसरा z इज इक्वल टू 3K + 2, x y z आ गए। अब ये कोई K की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को Q कंसीडर करोगे तो K की वैल्यू Q के अकॉर्डिंग निकलेगी, ठीक है ना। तो हमने ये माना कि ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? ये कोऑर्डिनेट हमारे Q के हैं। K, 2K + 1 एंड 3K + 2। यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है। इसमें क्या क्या बातें बोल सकता है इस क्वेश्चन में? इसमें बोल सकता है इमेज ऑफ द पॉइंट निकाल दो, पहला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P ऑन द लाइन बता दो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये Q ही है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन बता दो, उसके लिए भी इस Q की जरूरत पड़ेगी। अगर डिस्टेंस पूछ ले तो Q निकल गया, PQ का डिस्टेंस निकाल लो, सही है। और क्या पूछ सकता है? डिस्टेंस ऑफ PR लाइन बता दो, ये भी पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ PR बता दो, ये भी पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ PQ बता दो, ये भी पूछ सकता है। अगर आपके पास Q पॉइंट आ जाए तो जो मर्जी क्वेश्चन पूछे आप कह सकते हो, कर सकते हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है Q को फाइंड आउट करना। और Q को फाइंड आउट करने का पहला स्टेप है कि जो भी लाइन है, कार्टीजियन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेक्टर है तो पहले कार्टीजियन में चेंज करो और उसे K के इक्वल लेट करो और फिर उस पॉइंट को K की फॉर्म में निकाल लो, या कोई भी कांस्टेंट जो भी आपको ठीक लगता हो, लैम्डा म्यू जो भी लेना चाहो। ले लिया हमने, Q आ गया हमारे पास। अब अगला काम क्या करना है बेटा? DRs ऑफ PQ निकालना है, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है।
अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में रिलेशनशिप होता है ना। अब लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो तो है मेरे पास, क्या है 1 2 3, लेकिन मेरे पास पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो नहीं है। अब पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? दो पासिंग पॉइंट होने चाहिए, एक तो मेरे पास है, दूसरा मैंने कंसीडर किया है, तो निकालो डी आर्स ऑफ पी क्यू। समझ में आ रहा है क्यों निकाल रहे हैं? डी आर्स ऑफ पी क्यू, तो डी आर्स ऑफ पी क्यू अगर निकालूं तो x2 माइनस x1 कितना आ गया, k माइनस 7, y2 माइनस y1 2k प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया 2k माइनस 3, और 3k प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 3k प्लस 5। ध्यान से देखो, सबको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डी आर्स ऑफ पी क्यू क्या मिलेगा, q माइनस पी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ने पढ़ा था ना पहली एक्सरसाइज में। अब देखो, बिकॉज पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, देयरफॉर अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो उनके डीआर्स में क्या रिलेशनशिप होता है, डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0। और ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड में ही होना चाहिए, कहीं गलती से स्टैंडर्ड ना करो और वैसे कर दो, ठीक है ना, परेशान करते हैं स्टैंडर्ड नहीं देते, तो ये तो निकालना आसान हो जाता है, लेकिन फिर हम उधर भूल जाते हैं कि डीआर्स उसको रखना है दूसरे को रखना है, ठीक है ना। तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ये सारे काम करो। तो इसका मतलब a1 इंटू a2 यानी 1 इंटू के माइनस 7, b1 इंटू b2 2 इंटू 2k माइनस 3 प्लस c1 इंटू c2 3 इंटू 3k प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, k माइनस 7 4k माइनस 6 9k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब कितना आ गया 9 4 13 और 1 14 के 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, और 9 में से 7 चले गए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k इज माइनस 2 बाई 14, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 7। k अगर माइनस 1 बाई 7 आ गया तो दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू k यानी माइनस 1 बाई 7। अगला फिर माइनस 2 बाई 7 प्लस 1, पहले यहां देखो माइनस 2 बाई 7 प्लस 1, तो 7 ऊपर गया 5 बाई 7। अगला चेक करो, नेक्स्ट आ गया आपका माइनस 3 बाई 7, उधर पहुंचा तो कितना बन गया 14, 14 में से 3 चला गया 11, 11 बाई 7। ये हमारे आ गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पी ऑन दिस लाइन, आ गया। अब अगला काम है आर को निकालना, इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 और z1। देखो, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर से होता है उसकी इमेज भी उतनी दूर बनती है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर अब क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा, इसके अकॉर्डिंग बस निकालो, अभी ये पॉइंट का यूज मत करो। x1 प्लस x2 मिड पॉइंट हो गया ना, x1 प्लस 7 अपॉन 2, y1 प्लस 4 अपॉन 2, z1 माइनस 3 अपॉन 2। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अंश समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं? ये हो गया बच्चे। अब बढ़ते हैं आगे, बट क्यू क्या है बेटा, क्यू के कोऑर्डिनेट है माइनस 1 बाई 7, 5 बाई 7, 11 बाई 7। तो एक ही पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, इसका मतलब अब इन्हें बराबर किया जा सकता है। दिस इंप्लाइज x1 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 7 माइनस 7, 7 7 जा 49 माइनस 2 51 बाई 7। ठीक है, उसके बाद है y1
प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/7। तो y1 कितना आ गया, 10/7 माइनस 4, 28 माइनस 10 माइनस 18/7। और नेक्स्ट है आपका z1 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11/7। तो z1 हो गया आपका 22/7 प्लस 3, 7 3 ज़ा 21, 21 में ऐड कर दो 22, कितना आ गया 43, 21 में 22 तो 43 हुआ ना, 43/7। अब जरा r के कोऑर्डिनेट देखो क्या बने। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू माइनस 51/7, 11/7 और 43/7। ये इमेज के कोऑर्डिनेट निकल गए। ठीक है, देखिए जरा आंसर कौन सा बेटे। अच्छा y1 को गलती लिख दिया, 11/7 लिख दिया, निकाला तो 18/7 ही है, माइनस 18/7। बता दो r के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कितना आया हमारा 51/7, y1 बेटा 18/7 और z1 43/7। चेक करिए, देखिए आ रहा है, अटपटा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्कर में। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है शो दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कैसे करोगे, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है। चलो हो गया नोट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। हमें दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। एक लाइन मान लो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अभी मैं इंटरसेक्ट सीधे बना दे रहा हूं। ये दो लाइनें हमारे पास हो गई। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। लाइन L1 की जनरल इक्वेशन है हमारे पास x+1/3 इज इक्वल टू y+3/5 इज इक्वल टू z+5/7। लाइन L2 की इक्वेशन है बेटा x-2/1 y-4/3 इज इक्वल टू z-6/5। जब ये कह रहा है प्रूव दैट करो जी, ये इंटरसेक्ट करती हैं, हाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है और वो 0 आ जाएगा। पैरेलल तो है नहीं, वैसे पता चल रहा है ना। तो अगर प्रूफ करना है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले लाइन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। पहले ध्यान से देख लो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ना। x1 y1 z1 की एक समस्या है, माइनस था, माइनस नहीं है तो क्या लिख लोगे, -i कैप -3j कैप और -5k कैप आ गया हमारे पास, प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप। लाइन L2 की इक्वेशन निकाल लेते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू कितना हो गया 2 4 6, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k इज इक्वल टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1
क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड होल मॉड। बताओ, खुद ही करोगे, मैं थोड़ी करूँगा, जल्दी से करो। मैं तो बोर हो गया हूँ फॉर्मूला लिख लिख के, और तुम लोगों को याद नहीं हो रहा। आंसर ठीक है। तो अब क्या बनेगा, बिकॉज D इज इक्वल टू 0, रीजनिंग क्या होगी, बिकॉज D इज इक्वल टू 0 देयरफॉर L1 L2 इंटरसेक्ट्स। ठीक है, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये P कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है ना। तो कार्टेशियन से वेक्टर बना के हमने वर्किंग की थी। अब जो सॉल्यूशन है ना, जब भी इक्वेशन ये पॉइंट निकालना है तो वेक्टर में नहीं निकालना, किस में करना है, कार्टेशियन में ही करना है। ठीक है ना। तो किसी भी एक इक्वेशन को, चाहे L1 को या L2 को, अगर मान लो पूरा ही वेक्टर में होता तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पहले हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते। आता है ना सबको कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो कोई भी एक लाइन उठा लो, मुझे ये वाली लाइन ठीक लग रही है L2, इसको ले लेता हूं। लेट x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 4 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू k कंसिडर करो। अब x की वैल्यू आ गई k प्लस 2, y की वैल्यू आ गई 3k प्लस 4, और z की वैल्यू आ गई 5k प्लस 6। कोई भी ले सकते हो आप, चाहे लाइन L1 लो या L2 लो। तो यानी P के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा k प्लस 2, 3k प्लस 4 और 5k प्लस 6, है ना। थोड़ा चलने दे, बिकॉज P लाइज ऑन L1, therefore coordinates satisfy the equation of L1। एक से निकालना है, दूसरे में पुट करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो x की जगह क्या आ गया, k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 7। अब कोई भी दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास 5 इंटू के प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3k प्लस 7। सॉल्व करो, कितना आ गया, 5k प्लस 15, 9k प्लस 21, k को इधर ले आओ, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 4k माइनस 6 हुआ ना। उधर जाके कितना हो गया, माइनस 6 हुआ ना, प्लस 6 हुआ, प्लस 6 हुआ। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -3/, सही निकल रहा है। अब p के कोऑर्डिनेट फिर निकाल दो इसी बात पे, जल्दी से करो। दिस इंप्लाइज, हाँ बेटा, हाँ बैठ जा, अभी कल कर लूँगा, बैठ जा, ठीक है ना। 6 अपॉन -6 अपॉन 4 हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, के की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालो। जब -3/2 p में रखोगे तो कितना आ गया, 1/2, -9/2, ठीक है, -½ और तीसरा -15 और 12, -3/2। चेक करो आंसर, सही है। ये मेथड क्लियर होगा, इस तरीके से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो, ठीक है जी। अरे तेरे को बड़ी ठंड लग रही है, ले गरम कपड़े पहन के आया कर। इसके बाद अरे पिछले साल के पहन ले, हैं कि हर सर्दी में नया ही पहनता है, हैं पुराने कपड़े पसंद नहीं है।
अरे कोई बात नहीं, पहन ले, यहाँ कौन सा फैशन शो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे करके दिखाओ सारे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 3 मार्कर। ये ले लो बुकलेट, यहाँ से लिखो जल्दी से, लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ना।